इसमें सिंपली बस ये बात है कि काम बिल्कुल ना करने की वजह से मसल्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं और उनमें एक्टिविटी कम होने की वजह से वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस पर भी हम जो है रिलैक्सेशन के मेथड के थ्रू जो है वो उनको हेल्प कर सकते हैं और मसल्स को शॉर्ट होने से बचा सकते हैं। और एक मतलब अगर हम मज़ीद मतलब एक काम नहीं हो रहा है, मसल्स शॉर्ट हो रहे हैं, तो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं तो मसल्स जो है वो शॉर्ट होने से बच जाते हैं। इसमें ये बात है। आगे हम पढ़ेंगे पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट क्या बात कर रहे हैं कि वो मूवमेंट जो हमें खुद करवानी पड़े और पेशेंट खुद करने के काबिल ना हो। ठीक है, यानी कि पेशेंट इतना कमज़ोर है, इतना वीक है, या उसने इतनी लेस मस्कुलर एक्टिविटी की है कि अब मसल जो है मूवमेंट करने के काबिल नहीं है, या उन्हें चोट लग गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो हम पैसिव मूवमेंट करवा रहे होते हैं। एक्टिव मूवमेंट में पेशेंट खुद मूवमेंट करता है, हम उसको गाइडलाइन देते हैं, वो उस तरीके से मूवमेंट करता है। पैसिव मूवमेंट में सारा काम थेरेपिस्ट का होता है, यानी वो वॉलंटियरली खुद कुछ नहीं कर पाता। तो इसकी कुछ क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली है कि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, जिसमें एक्सेसरी मूवमेंट्स भी आ जाती हैं। एक्सेसरी मूवमेंट्स की मुराद ये है कि आपने जॉइंट मूवमेंट तो आपने करनी है अपने नी जॉइंट के लिए, लेकिन उसके साथ जो नीचे का लोअर लेग है वो भी आपका मूव कर रहा है। ठीक है, वो मूव कर रहा है तो उसका जॉइंट भी हल्का फुल्का मूव कर रहा है, तो ये एक्सेसरी मूवमेंट हो गई। तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में हम एक्सेसरी मूवमेंट भी पढ़ेंगे। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं कि मैनुअल यानी हम खुद करवाएंगे, मोबिलाइजेशन यानी उनकी जो एक्टिविटी है जॉइंट्स की, बोन्स की, मसल्स की जो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, वो मूवमेंट जब हम खुद करवाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे पैसिव मूवमेंट मोबिलाइजेशन, पीएमएम। और इसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जो हमने आगे पढ़ने हैं। मोबिलाइजेशन, इसमें पहली चीज़ आती है मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स, कंट्रोल, सस्टेन, स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटन्ड स्ट्रक्चर्स। तो आगे चलते हैं, स्पेसिफिक पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट क्या होता है? ये मूवमेंट एक्यूरेटली और स्मूथली परफॉर्म की जाती हैं बाय थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट की तरफ से किस पे परफॉर्म की जाती है? पेशेंट की तरफ। इसके लिए आपको एनाटमी की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कौन सा मसल कहाँ पर है और मैं जो मूवमेंट करवा रहा हूँ वो कहाँ हो रही है, किस एंगल पे हो रही है, उसके पीछे बोन का कौन सा पोर्शन है, तो आप जो अचीव करना चाहते हैं मूवमेंट्स के थ्रू वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो दूसरा मसला ये होगा कि लिमिट्स, यानी आप पेन ना हो, पेन होने से पहले पहले की जो लिमिट्स हैं उनके अंदर आपने जो है वो काम करवाना है, एक्टिविटी करवानी है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आपकी एनाटमी अच्छी नहीं होगी, आपकी काइनी अच्छी नहीं होगी, तो आप वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकेंगे रिलैक्स पैसिव मूवमेंट से जो आपको करनी चाहिए। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं एक्सेसिव मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पे रिलैक्स पैसिव मूवमेंट था, इसका मतलब है मूवमेंट एक्यूरेट होंगी और स्मूथ भी होंगी ताकि पेशेंट को पेन फील ना हो। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ से पेन स्टार्ट होती है, वो लिमिट जहाँ से पेन स्टार्ट होती है, उससे पहले पहले हमने सारे मूवमेंट करवाने। एक्सेसिव मूवमेंट में क्या होता है? नॉर्मल जॉइंट के साथ क्या कहना चाहिए कि नॉर्मल मूवमेंट के साथ जो है वो साइड पे कुछ मूवमेंट्स और हो रही होती हैं। यानी मैंने अपनी फिंगर मूव करनी थी, लेकिन मेरी फिंगर के साथ जो नीचे वाले जो मेरा पाम है इसके कुछ भी मसल्स भी साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दीज अकर एज पार्ट ऑफ एनी नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट बट मे बी लिमिटेड और एब्सेंट इन एबनॉर्मल जॉइंट कंडीशंस। नॉर्मल जॉइंट कंडीशन में तो ये मूवमेंट मतलब साथ में हो जाती हैं। मैंने एक बोन की मूवमेंट की तो एग्जैक्टली एक बोन नहीं मूव करेगा, उसके साथ जो नीचे टार्सल्स भी हैं मेरे थाइस के, लेग के, वो भी साथ में मूव करने लग जाएंगे ना। अगर मैं कोशिश करूँ कि बस मेरा एक ही जॉइंट मूव हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, साथ में दूसरे जॉइंट्स भी होंगे। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता और एक्सेसरी मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस नहीं करती। जॉइंट्स में आपको कहा था कुछ जॉइंट्स मोबाइल होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हद से ज़्यादा 360 के एंगल तक भी जो वो मुड़ जाते हैं, तो आपके बाकी बोन्स को, आपके बाकी बॉडी स्ट्रक्चर्स को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, वो बेचारे खुद ही अपना काम कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। जैसे मतलब 360 के एंगल पे किसी का जॉइंट मूव कर रहा हो, आप देखेंगे एक बंदे ने गर्दन बिल्कुल पीछे मुड़ा ली है तो आप अटैक से मर जाएंगे। तो एक्सेसरी मूवमेंट एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, वैसे होती हैं। ये कैसी मूवमेंट होती है? ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होती हैं, रोटेशनल मूवमेंट होती हैं, विच कैन बी परफॉर्म इन आइसोलेशन एज अ वॉलंटरी मूवमेंट। ये पेशेंट खुद भी कर सकता है बट कैन बी आइसोलेटेड बाय थेरेपिस्ट, और थेरेपिस्ट चाहे तो इस मूवमेंट को रोक सकता है, यानी कि वो जब पैसिव मूवमेंट हो रही है तो मैं जहाँ जाऊँगी वहीं मूवमेंट होगी, और मैं कोशिश कर सकती हूँ कि वो जो एक्सेस इधर उधर जो बोन में मूवमेंट हो रही है वहाँ मूवमेंट ना हो। क्योंकि हमने क्या कहा है कि पैसिव मूवमेंट हम कब करवाते हैं? जब बंदा जो है वो तकलीफ़ में हमारे पास आया, उसकी टांग टूट गई है और मुझे जहाँ उसकी मूवमेंट करवानी है, जिस जॉइंट पे मैं वहीं करवाऊँगी,
मैं चाहती हूँ कि जो आगे वाला हिस्सा ब्रोकन है, टूटा हुआ है, वहाँ पे ये मूवमेंट ना हो। तो मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि जो मूवमेंट जिस जॉइंट पे करवानी है वहीं हो, उससे आगे ना हो। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें पहली चीज़ है मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। वो लोग जो बैठे रहते हैं और जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, हेल्दी होते हैं अक्सर, या फिर हद से ज़्यादा मोटे लोग या जिनको शुगर हो जाती है, ठीक है, वो लोग या जिनको अर्थराइटिस का इशू होता है, तो उनकी जो जॉइंट्स की मोबिलिटी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। या इनएक्टिविटी की वजह से भी देखें, जब भी इनएक्टिविटी होगी तो आप बेकार हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स भी काम नहीं करेंगे, आपके मसल्स भी शॉर्ट होकर रह जाएंगे। तो हम मोबिलाइजेशन करवाते हैं, जॉइंट्स की रिदमिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हल्का हल्का चलवाते हैं उनको, या अपने हाथ से जॉइंट की मूवमेंट करवाते हैं। जिस भी जॉइंट पे मूवमेंट करवानी है दोनों साइड्स को होल्ड करते हैं, फ्लेक्जन एक्सटेंशन करवाते हैं, जॉइंट्स पर मूवमेंट करवा के उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आगे मज़ीद मूवमेंट की जा सके। ये मूवमेंट भी थेरेपिस्ट खुद करवाता है, विद इन द रेंज करवाता है, हद से ज़्यादा नहीं। यानी अवेलेबल रेंज का मतलब ये होता है नॉर्मल रेंज किताब में लिखी हुई वो नहीं, वो रेंज जो पेशेंट की खुद की है फ़िलहाल, उसके अंदर ही मूवमेंट हम करवाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जो है ये रेंज बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट इस वक्त खुद काबिल नहीं है ये मूवमेंट करने के, हमें करवानी पड़ रही है। जब हम करवा रहे हैं तो हम उस पर इतना प्रेशर नहीं दे सकते कि उसको तकलीफ़ हो जाए, वो दोबारा आए ही ना और आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम बने, ठीक है। तो हम जेंटली और थोड़ा सा स्ट्रांगली मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि सारा प्रेशर जो है वो थेरेपिस्ट के ऊपर होता है। मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन के बारे में हम हॉलिस में अच्छा पढ़ सकते हैं, और एक बुक और है, मैं आपके साथ नेम शेयर कर दूँगी उसका, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी मोटी बुक है, तो वो भी काइनेसियोलॉजी की है। बर्नस्टॉर्म पढ़ती हूँ मैं, बर्नस्टॉर्म में अच्छा लिखा हुआ है। तो मैनिपुलेशन क्या होती है कि आप जॉइंट के ऊपर, जैसे हम कड़ाके नहीं निकालते, उंगलियों में से चटके निकाले होते हैं, उसमें से कट कट आवाज़ आती है, हमें पेन नहीं होता पर हम रिलैक्स हो जाते हैं, भाई हमने ये काम कर लिया। अच्छा, ये क्यों होता है कि आपकी ख़राब पोस्चर की वजह से जो आपके बोन की जो पोजीशन है ना जॉइंट पे, जहाँ जिस पे होना चाहिए, एक मतलब एक इमारत को एक ईंट के ऊपर एक ईंट होगी तो वो सीधी बनेगी ना। अब एक ईंट जो है वो थोड़ी सी आगे एक पीछे आड़ी टेढ़ी है तो कुछ दिनों में इमारत गिर जाएगी। इस तरीके से आपका बोन का सीन है ना। तो जब वो आपके ख़राब पोस्चर की वजह से बोन आगे पीछे हो जाते हैं और लिगामेंट जान लगा के उसको फिर भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं एक्टिविटी को, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं जॉइंट्स में, जैसे कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिशनर्स कर रहे होते हैं। अगर आप यूट्यूब से कोई वीडियो देखें आपको समझ में आएगा कि सडन थ्रस्ट देते हैं और जॉइंट में से बहुत ज़बरदस्त किस्म की मज़े की आवाज़ निकलती है और आपका जो जॉइंट है उसको जिस जगह पे होना चाहिए वो वहाँ पर आ जाता है। तो जिनके आर्म ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो वो 1-2 साल मेडिसिन खाते रहते हैं और थेरेपिस्ट 15 मिनट में उसको ठीक करके भेज देता है, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ से लॉक हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, और वो एक मैनिपुलेशन करता है, सडन थ्रस्ट देता है और आपका जो जॉइंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है? ये मूवमेंट सिर्फ थेरेपिस्ट कर सकता है। एरे गहरे से करवाएंगे तो वही जॉइंट अगर मज़ीद अपनी हद से ज़्यादा आगे निकल गया तो आप बेकार भी हो सकते हैं और फिर किसी का कोई ऑपरेशन आपको ठीक नहीं कर सकता। तो ये मूवमेंट कैसी होती है, ये थेरेपिस्ट करवाते हैं। ये एक्यूरेट, लोकलाइज्ड, सिंगल, क्विक डिसीजन मूवमेंट होती है। यानी एक तो जिस जगह पे प्रॉब्लम है उधर ही मूवमेंट होगी, इधर उधर कहीं पे नहीं। एक बार कर सकते हैं आप थ्रस्ट, ये नहीं कि ओहो ये लेफ़्ट चली गई हड्डी तो इधर थ्रस्ट और दे दी, ओहो ये राइट चली गई हड्डी चलो इधर थ्रस्ट और दे दी। ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर पर जो कहा है ना एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पूरा पता होना चाहिए कि कितना एंगल होता है, कितनी रेंज में मैं मूवमेंट कर सकता हूँ और मुझे किस डायरेक्शन में जो है ये थ्रस्ट देनी है। क्योंकि आपको क्विक जो है वो डिसीजन लेना है कि मुझे मूवमेंट करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है और सिंगल थ्रस्ट में मैं इसको कैसे पूरा करूँ, ठीक है। और ये वो मूवमेंट होती है जिसे पेशेंट कंप्लीट होने से पहले स्टॉप नहीं कर सकता, वो बेचारा सोचता रह जाता है और आप ये मूवमेंट जो है वो कर देते हैं। दूसरी मूवमेंट क्या होती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है, दूसरे करवाते हैं सर्जन या फिजिशियन। ये वो मूवमेंट जब आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उसके बाद जो है वो आपको पेन महसूस नहीं होता और आपकी रेंज को बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट करवाई जाती हैं। तो यार इससे बेहतर तो ये कि थेरेपिस्ट से ही मूवमेंट करवा लीजिए। अब आपको बेहोश किया जाएगा, फिर आपको पेन से रोकने के लिए आपकी मूवमेंट करवाई जाएंगी। आपका ब्रेन उसको रीराइट भी नहीं कर सकेगा, री एजुकेशन भी नहीं हो सकेगी, उसको फीलिंग ही नहीं आएगी कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है।
तो मतलब वो जो मैंने आपको कहा ना सडन थ्रस्ट वाला सीन, उसमें थोड़ा सा पेशेंट को पेन फील होता है, क्योंकि वो अगर जॉइंट लॉक लेकर आया अपना, तो हम जब उसको मूवमेंट करवाने के लिए टच करेंगे वो तभी चीखें मार रहा होगा। तो जब मूवमेंट पूरी हो जाएगी तब उसको पेन नहीं होगी, लेकिन ऑन द स्पॉट उसको थोड़ी बहुत हो रही होगी। तो वो उससे बचने के लिए वो एनेस्थीसिया लगा के और फिर ये मूवमेंट करवाते हैं। तो इससे बेहतर है नुकसान करें कि आप डायरेक्ट ही सडन थ्रस्ट वाला काम फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं और ये मूवमेंट करवा लें। अब तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कंट्रोल्ड सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटेंड स्ट्रक्चर। ये क्या भला है? इसमें ये चीज़ है कि आपने एक तो खुद मूवमेंट करवानी है, पैसिव है ना, अपने हाथ से मूवमेंट करवानी है, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए मूवमेंट। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस मसल को कितना स्ट्रेच करवाना है। अब ऐसा नहीं पेशेंट चीखे मारे और आप नहीं स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच हो रहा है, ऐसा नहीं। एक तो स्ट्रेचिंग भी हो मसल्स में, यानी वो छोटे मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होकर रह गए या उनकी शॉर्टनिंग हो गई है, वो एक तो आपने स्ट्रेचिंग भी करवानी है, विद इन द रेंज करवानी है, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना है। वो रेंज जहाँ पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो उससे पहले उस हद में रह के करवाना है, उसको होल्ड करना है, होल्ड करके फिर छोड़ना है। यानी वो मसल्स जो टाइट हो गए हैं उनको स्ट्रेच करवाना है। स्ट्रेच करवाने में आपने उसको मसल को कुछ देर होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद फिर छोड़ना है, रिलैक्स करवाना है। तो वो जो होल्ड वाला है ना, वो कंट्रोल्ड सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग है। अब ये कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ये थेरेपिस्ट के हाथ में होगा। ये जो स्ट्रेचिंग करवाएंगे इससे जो हमें मूवमेंट मिलेगी वो कौन सी होगी कि वो मसल जिनमें एडहेशन होकर रह गई है, वो जॉइंट जिनमें एडहेशन होकर रह गई है, जो मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे। हम देखते हैं कि हमने एक पेशेंट के हाथ को प्रॉपरली एक्सटेंड करवाया हुआ है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। भाई क्या ज़रूरत है, वो ख़ुद भी तो कर सकते हैं। नहीं, पेशेंट जब ही आपके पास आता है जब वो कहता है कि अब ये मेरी हद से चीज़ बाहर हो गई है, मेरे मसल शॉर्ट हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, मैं इनको स्ट्रेच नहीं कर पा रहा। वो लोग जो नए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं जब, तो उनके मसल्स जो हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं और उनको बहुत पेन हो रहा होता है। दूसरे तीसरे दिन उनका आने का दिल नहीं करता। तो थेरेपिस्ट का काम क्या होता है, या जो ट्रेनर है वो अच्छा अगर पढ़ा लिखा है तो उसको ये पता होता है कि मैंने अब ये एक्सरसाइज करवा दी है तो अब मसल्स के साथ आगे क्या होने वाला है। तो वो उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले और एंड में भी जो है वो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्ली करवाता है, ताकि जो टाइट मसल्स हैं जिन पे अब हमने एक्टिविटी करवानी है अच्छे खासे एंगल्स, अच्छे खासी रेंज पर, ये रेडी हो जाएं। इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज कर लो पहले, फिर एक्सरसाइज करना, ये वो चीज़ है। तो इसमें जो कंट्रोल और सस्टेन मूवमेंट होती है सिंपल, और ये किसके कंट्रोल में होती है मूवमेंट? ये कंट्रोल में होती है आपके थेरेपिस्ट के। अब प्रिंसिपल ऑफ गिविंग रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स क्या हैं? रिलैक्सेशन। जब आप अपने पेशेंट को रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं तो पहली चीज़ पेशेंट क्या महसूस करता है? रिलैक्सेशन महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। पहले आप ख़ुद ये मूवमेंट करवाते हैं, फिर आप पेशेंट को बताते हैं कि वॉलंटियरली ये मूवमेंट किस तरीके से करनी है। इसके लिए 2 से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पेशेंट की सेहत, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक आपने स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड करनी है। यानी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ पोजीशंस पढ़ी है ना, स्टार्टिंग पोजीशन। तो आपने एक स्टार्टिंग पोजीशन अच्छी से डिसाइड करनी है जिसमें पेशेंट को कंफर्ट भी हो और वो फिजियोथेरेपिस्ट को बर्दाश्त मतलब जो एक्टिविटी वो फिजियोथेरेपिस्ट ने करवानी है उनको सुकून से बर्दाश्त कर सके, और पेशेंट जो है वो कॉन्फिडेंस महसूस करे, और थेरेपिस्ट को भी जो है वो अपना एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिविटी करवा सके। ऐसा ना हो कि इस हाथ की मूवमेंट करवाने के लिए इधर भागा इस तरफ आगे खड़ा हो गया, फिर उस तरफ की एक्टिविटी करवाने के लिए उस तरफ जाना पड़ा, फिर कमर की एक्टिविटी के लिए अलग वो पेशेंट को इधर उधर भागता दौड़ता नज़र आया थेरेपिस्ट। ऐसा नहीं, आपकी पोजीशन एक होनी चाहिए, लेकिन पेशेंट को आपने उसकी कंफर्ट के हिसाब से और साथ में अपना कंफर्ट देखते हुए भी एक ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, स्टार्टिंग पोजीशन, कि आप जो है वो एक्टिविटी अच्छे तरीके से करवा सकें। इस मूवमेंट को करवाने के लिए आपको पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए होगा, जो आपको अपने कॉन्फिडेंस से जो है वो हासिल होगा, और इस मूवमेंट में आपको कामयाबी मिल रही है। इससे ये बात आपको इस तरह पता चलेगी कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील कर रहा होगा। तो इसे कहते हैं हम, पहला जो इसका प्रिंसिपल था रिलैक्सेशन। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग पोजीशन से। स्टार्टिंग पोजीशन अलग रिलैक्स होगी पेशेंट की तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिक्सेशन क्या होती है कि वो जगह जहाँ पे मोमेंट लिमिटेड है, आपने उस लिमिट से आगे जो है वो नहीं जाना। वो जो
जिससे हमारा जो नी है वो एक हद तक एक्सटेंड हो सकता है और मैं लेके उसको मज़ीद आगे तक एक्सटेंड कर दूँ। फिर पेशेंट बेचारा चलता हुआ आया था और वो फिर मतलब व्हील चेयर पे घर जाए, ऐसा ना हो। फिक्सेशन, वो जो जॉइंट पे मूवमेंट, जिस जॉइंट पे जो मूवमेंट फिक्स है हमें वो ही करवानी है, ठीक है। सडन थ्रस्ट वाला सीन वहाँ होता है कि जहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट भी ना हो सके और मसल जो है वो रुक कर जो है वो रह जाए। और कोशिश ये करनी है कि जिस जॉइंट पे मूवमेंट करवा रहे हैं उसी जॉइंट पे मूवमेंट हो, एक्सेसरी मूवमेंट ना हो। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट नॉर्मल एक्सटेंशन जितनी होनी चाहिए उतनी एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा तो हम, क्योंकि पैसिव मूवमेंट है, तो हम खुद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेंज को बढ़ाएं, लेकिन साथ में पेशेंट की जो है वो कंफर्ट का ख्याल भी रखें। यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, यानी 10% मूवमेंट हो रही है, फिर उसको 12% करेंगे, फिर 14, फिर 15, फिर 13, फिर 16, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट करवा कर जो है उसकी रेंज बढ़ाएंगे। फिक्सेशन, ये इसमें जो मूवमेंट होती है वो लोकलाइज होती है, प्रॉपर जॉइंट पे होती है, विद इन रेंज होती है। अगर नॉर्मल रेंज आपको अचीव नहीं हो रही जो होनी चाहिए, कम हो गई किसी वजह से या कम थी रेंज, वो इसलिए आपके पास आई थी, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उस रेंज को बढ़ाना है। सपोर्ट में सीधी हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी और दोबारा से हम ये बात करते हैं कि आपका जो पेशेंट होगा वो कंफर्टेबली लेटा हुआ होना चाहिए, या फिर अगर आप स्लिंग्स पे मूवमेंट करवा रहे हैं तो अगर पेशेंट कोई इस कंडीशन में आया है कि वो खुद बिल्कुल भी जो वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड मूवमेंट्स वो नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट अगर नॉर्मली काउच पर लेट सके और उस पर मूवमेंट करवा दें तो बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें स्लिंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं, पेशेंट को लटकाना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। अब वो लटकाने के लिए आपको इस किस्म की तो रस्सियाँ नहीं ले सकते, यूज़ कर सकते कि उसको पेन हो, वो दर्द महसूस करे कि नहीं भाई मुझे जॉइंट्स पे पेन हो रहा है, आपने मुझे कैसे लटकाया, मुझे उतारें। हमारे पास हमारी प्रोफेशनल स्लिंग्स होती हैं, सस्पेंशन का पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रंक और हैवी लिम्स जो हम, अगर मैं उसकी इतनी बड़ी टांग उठाकर मूवमेंट करवाऊँगी मैं खुद भी थक जाऊँगी और मैं एक्यूरेट मूवमेंट नहीं करवा सकती, तो मुझे उसकी जो टांग या हाथ या पाँव में जहाँ भी उसके ट्रंक पे जहाँ भी मूवमेंट करवा रही हूँ, पहले बॉडी को हवा में सस्पेंड करूँगी, फिर जिस तरफ चाहूँ हवा में उसको घुमा सकती हूँ और मूवमेंट करवा सकती हूँ, प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट। एक ऐसा सपोर्ट आप यूज़ करते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं स्लिंग्स, जिसमें हम इजीली जो है मूवमेंट्स करवा सकते हैं। ट्रैक्शन क्या होती है? ट्रैक्शन हम कहते हैं कि जैसे कंधे आप उचकाएंगे तो आपने क्या किया, कंधे उचकाकर मसल्स अपने जॉइंट्स को ऊपर किया है, तोड़ा नहीं है। ट्रैक्शन कहते हैं हल्का सा ऊपर खींचकर फिर आगे की तरफ करना, जिस तरह हम गाड़ी में गियर बदलने के लिए करते हैं उस तरीके से। इस मोमेंट के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड्स दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करते हैं ट्रैक्शन। या फिर आप नेट पे अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब पर ज़रा ट्रैक्शन किस तरह की जाती है वो वीडियो देख सकते हैं। एक फ़िक्स जॉइंट के ऊपर हम जॉइंट को हल्का सा ऊपर उठाते हैं और फिर उस पर मूवमेंट करते हैं, मतलब हल्का सा ऊपर उठाने को हम ट्रैक्शन बोल रहे होते हैं। द रेंज ऑफ मूवमेंट, अगर आपका पेशेंट विदाउट पेन आपके पास आया तो आपको पूरी रेंज दे रहा होगा, लेकिन अगर पेन में है वो या स्पेज़म की वजह से वो आपको पूरी रेंज नहीं दे रहा, तो आपने जब तक कि वो तकलीफ़ ठीक ना हो जाए तब तक उसको ये प्रेशर नहीं देना कि वो अपनी रेंज पूरी करे, ठीक है। यानी वो आपने उसकी मूवमेंट तो कंटिन्यू रखनी है कि ब्रेन से जो है वो एजुकेशन मिट ना जाए और जो प्रिंट्स है वो ख़त्म ना हो जाए, पेशेंट की मूवमेंट ख़त्म ना हो और हमें री एजुकेशन की तरफ ना जाना पड़े। हम ये मूवमेंट इसलिए करवा रहे होते हैं कि पेशेंट के जॉइंट्स जो है वो काम करते रहें, वो अपनी मूवमेंट ना भूल जाएं। तो आपने रेंज फुल, अगर आपको किसी रीज़न की वजह से, पेन वगैरह की वजह से अगर नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो इसके इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं उन पे पैल्पेशन और मसाज वगैरह, थोड़ी सी थेरेपी मसाज वगैरह कर सकते हैं। और साथ में जितनी रेंज उस वक्त हमें अवेलेबल है इन द कंडीशन ऑफ पेन, उतनी रेंज में मूवमेंट करवा सकते हैं। और मेडिकेशन के थ्रू उसका जब पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए तो हम फिर अपनी रेंज भी बढ़ा सकते हैं। यानी हमें ओवर प्रेशर जो है वो रेंज पर नहीं करना। बट इन नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल है पेशेंट और फिर भी उसकी रेंज पूरी नहीं है तो फिर आप प्रेशराइज़ कर सकते हैं और उसके लिए आप जो है वो रेंज मुकम्मल करने के लिए प्रॉपर्ली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। फुल रेंज मूवमेंट करवाने, मतलब नॉर्मल पर्सन को फुल रेंज मूवमेंट करवाने का जो रीज़न है वो ये है कि उसके मसल्स की एक्सटेंसिबिलिटी को बरकरार रखा जा सके।
क्योंकि अगर मसल्स जो है प्रॉपर्ली एक्सटेंड नहीं होंगे, देखिए जब आपका एक जॉइंट मूव कर रहा होता है तो इसके ऊपर कितने सारे टेंडन्स लगे हुए होते हैं ना। एक जॉइंट मूव करता है उसके पीछे इतने सारे मसल्स के टेंडन्स हैं, आगे से 10 मसल्स जो है मूव करने लग जाते हैं। अब अगर जॉइंट प्रॉपर्ली मूव नहीं करा तो वो मसल भी बेचारे मूव नहीं कर रहे और उनमें इनएक्टिविटी हो रही है, वो शॉर्ट होकर रह जाएंगे और उन बेचारों की कोई गलती भी नहीं है। तो हम जॉइंट के साथ साथ मसल्स पर भी काम कर रहे होते हैं, इसलिए अगर नॉर्मल बंदा पूरी रेंज हमें नहीं दे रहा तो हम अपनी जान लगा देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देते हैं पेशेंट के ऊपर ताकि वो रेंज पूरी करे और वो जो बाकी मसल्स हैं वो जो है वो बेकार होने से बच जाएँ। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मूवमेंट हम करवा रहे हैं वो इतनी लंबी ना हो जाए कि पेशेंट बेजार हो जाए और उनकी स्पीड इतनी तेज़ ना हो कि ब्रेन उसको बेचारे को मूवमेंट को अपने पास एजुकेशन के तौर पे मतलब लिख ही ना सके, ब्रेन उसको प्रिंट ही ना कर सके। आपकी मूवमेंट की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, फेयरली स्लो होगी और रिदमिकल होगी। रिदमिकल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपने BCQs में आ जाता है और थ्योरी में एक वर्ड मिसिंग कर देते हैं, ब्लैंक्स में कर देते हैं और आपने लिखना होता है। तो आपकी मूवमेंट यूनिफॉर्म होगी, फेयरली स्लो होगी और रिदमिकल होगी और ड्यूरेशन जो होगी वो पेशेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, या जो हमें ड्यूरेशन मिल रही होती है कि हेल्दी पेशेंट को इस तरह मूवमेंट करवाना, हेल्दी मतलब उसको एक्सीडेंट वगैरह नहीं है लेकिन लेस एक्टिविटी की वजह से या इनएक्टिविटी की वजह से मसल्स ऐसे हो गए तो उनकी ड्यूरेशन जो है वो अलग होती है। तो एक डिसाइडेड ड्यूरेशन होनी चाहिए, इतनी ड्यूरेशन ना हो कि पेशेंट बेजार हो जाए और जो मूवमेंट है वो आपकी यूनिफॉर्म, फेयरली और रिदमिकल होनी चाहिए। अब रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के यूजेस क्या हैं? एडहेशन फॉर्मेशन, आपके जो मसल हैं, जो जॉइंट है वो एक एक्टिविटी करने की वजह से, जिस तरह मैंने बाइसेप की एग्जांपल दी, बाइसेप बनाने के चक्कर में आपका आर्म जो है वो फ्लेक्स होकर रह जाता है। तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के थ्रू आप इस किस्म के मसल्स जिनके अंदर एडहेशन फॉर्मेशन हो गई है उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं, और जिनमें होने वाली है आपको ये डर है कि ये मूवमेंट जो हमें पेशेंट जो हमारा जो एथलीट है या जो भी जिम बॉय है जो भी कर रहा है ये मूवमेंट, वो मूवमेंट करने की वजह से जो आर्म फ्लेक्स होकर रह जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपने क्या करना है, तो आप जो है वो ये मूवमेंट करवाते हैं। तो यानी जो एडहेशन ना हो जाए या एडहेशन हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं। कौन सी? रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। इसको करवाने का एक रीज़न ये भी है कि अगर एक्टिव मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम किसी ना किसी तरह जॉइंट की मोबिलिटी को बरकरार रखें और मसल्स की मूवमेंट को बरकरार रखें, तो उसके लिए भी हम जो है वो पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। पैसिव मूवमेंट यानी जब एक्टिव मूवमेंट पॉसिबल ना हो तब हम जो है पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। जब एक्टिव मूवमेंट में फुल रेंज अवेलेबल ना हो तब हम पैसिव मूवमेंट करवाकर यानी खुद से मूवमेंट करवाकर फुल रेंज अवेलेबल करवाते हैं प्रेशर देकर। और जब वीनस लिम्फेटिक रिटर्न जो है वो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से पूरा ना हो तो हम क्या करते हैं कि हम रिदमिकल पैसिव मूवमेंट करवाकर जो वो इतना प्रेशर देते हैं कि वो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू जो आपके मसल्स हैं, जो आपका लिम्फेटिक जो रिटर्न है वो पूरा प्रॉपर्ली जो है वो आ जाए और उनके ऊपर कोई दूसरे चीज़ें जो है असरअंदाज ना हो, यानी किसी मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो वो लिम्फेटिक जो आपका ड्रेनेज है वो रुक ना जाए, क्योंकि अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज कहीं पर भी ब्लॉक हो जाती है तो फिर आपको ट्यूमर वगैरह बन सकता है। यानी किसी किस्म की लिम्फेटिक ड्रेनेज में रिटर्न में ब्लॉकेज हो जाती है तो भी हम पैसिव मूवमेंट्स करवाते हैं ताकि ब्लड वेसल्स की वॉल पर प्रेशर जनरेट हो और आपका जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और कोई इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा हम ये इसलिए करवाते हैं कि पेशेंट को जो सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है, रिलैक्सेशन महसूस करता है, उसको नींद अच्छी आ जाती है और वो अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। ठीक है, एक्सेसरी मूवमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।